जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देश के नेताओं ने घटना की निंदा की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। भारत के 215 एथलीट होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पॉलिसी मंजूर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। और गाड़ी चलाते समय होने वाले हादसे रोकेगा स्टीयरिंग कवर। भिलाई के इंजीनियरिंग छात्रों का आविष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गुरुवार को एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई। घटना के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को टोक्यो बुला लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्या के आरोप में यामागामी तेत्सुया नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से स्तब्ध हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं श्री आबे के परिवार और जापान के लोगों के साथ है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 215 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में लंबी कूद की पूर्व खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज, पूर्व हॉकी खिलाड़ी वीरेन रस्किन्हा, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ, पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त तथा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुर्गडे उपस्थित थी। श्री ठाकुर ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा, एथलीटों की तैयारी जोरों से चल रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के बाद प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की गति तेज हुई है और हम ओलंपिक और पैरालंपिक के बाद निरंतर सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। ओवरनाइट कभी भी कुछ नहीं सुधरता है। 8 से 12 साल का स्पैन कम से कम चाहिए अच्छा करने के लिए। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट एंड वी हैव टू कंटिन्यू with our sincere efforts to make India one of the best nations as far as the sports is concerned, how we can become the sports superpower in the next 10-12 years, how we can end up in the top 10 nations in the Olympics. That should be the way forward. बताया गया है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद एथलीट फिर से पूर्ण प्रशिक्षण पर है, जिनमें राष्ट्रीय शिविरों में प्रशिक्षण एवं कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। अब तक भारत सरकार ने उन खेलों में 111 एक्सपोजर ट्रिप की सुविधा प्रदान करने में मदद की है, जिनमें भारत बर्मिंघम 2022 में मुकाबला करेगा। ओलंपिक के बाद कई विशिष्ट एथलीट अपनी प्रशिक्षण योजना के अनुसार सरकारी खर्च पर विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने इस सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल खरीदने का भी निर्णय लिया है। वहीं बहुप्रतीक्षित पेसा कानून को लागू करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए दाल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इस खरीफ सीजन में सरकार अरहर, उड़द और मूंग की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पेसा कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब उस पर काम शुरू हो जाएगा। यह कानून अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सशक्त करेंगी।
इसी तरह राज्य सरकार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके जरिए सरकार ने 2027 तक कुल नए पंजीयन का 15% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए उत्पादकों और विक्रेताओं को करों में रियायत दी जाएगी। वहीं ऐसे वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार चाहती है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे। इसी तरह राज्य सरकार ने 20 स्पोक पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसमें राज्य में 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 198 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 17,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 18,815 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 15,899 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.51% है। देश में अब तक 86 करोड़ 57 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,79,000 नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 10,813 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 251 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 2.32 पहुंच गई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1203 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में अब तक 4 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी BPRND ने स्मार्ट पुलिसिंग की श्रेष्ठ प्रणालियों में छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को शामिल किया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान निजात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निजात अभियान चलाकर मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचार निजात अभियान को देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है, जो कि राजनांदगांव पुलिस के लिए गौरव की बात है। नशा मुक्ति का भी एक अभियान है और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो पुलिस की कार्रवाइयां हैं, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे इस पे काम कर रहे हैं। और आज सिर्फ आंकड़ों की बात देखें तो पिछले साल का 300% और उसके पिछले साल 2020 की तुलना में 400% कार्रवाइयां सिर्फ 6 महीने में हुई है। ये दिखाता है कि पुलिस अवैध शराब, अवैध कारोबार, जो नशे के कारोबार में लोग जो है शामिल है, उस पर रोकने के लिए एक प्रभावी कदम उठा रही है। पब्लिक मीटिंग्स भी लगातार कर रहे हैं, ऐसा कोई मौका हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि 2020 की तुलना में इस साल राजनांदगांव पुलिस ने 6 माह में 400% नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। केंद्र सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों को एनीमिया मुक्त बनाने की पहल की जा रही है। कोरबा जिले में इस अभियान के तहत एनीमिया मुक्त कोरबा अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BB बोर्डे ने बताया कि इसके तहत प्रत्येक जिले में नेशनल हेल्थ सर्वे कराया गया था, जिसमें कोरबा जिले में 60% आबादी को एनीमिया से ग्रसित पाया गया। इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया मुक्त कोरबा अभियान के तहत प्रत्येक मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही स्कूलों में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन की सिरप और महिलाओं को 180 दिनों के लिए आयरन की गोली दी जा रही है। एक अभियान के रूप में चला रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है एनीमिया मुक्त कोरबा। और इस अभियान के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार के दिन हमारा जो VHND होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है, उसमें हम लोगों ने सभी लोगों की नामजद ड्यूटी लगाई है। और हमारा प्रयास ये कि उस गांव का जो भी बच्चा हो, शिशुवती माता हो और गर्भवती माता हो, वो उस VHND डे में आए और VHND डे में उनको जो दवाइयाँ देनी है, सिरप देनी है, गोलियाँ देनी है, ये हम लोग सब कर रहे हैं। अभियान में लगे स्वास्थ्य सहायिका देवेंद्रना मानिकपुरी और आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया कि ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को आयरन की दवाइयां दी जा रही है। बच्चे लोग का टीकाकरण है, जिसमें गर्भवती माताओं को
टीका लगाया जा रहा है और आयरन टैबलेट दिया जा रहा है, आयरन कैल्शियम का। और बच्चे लोग को 0 माह से 5 साल तक के बच्चों को लगाया जा रहा है। आज टीकाकरण हो रहा है, इसमें गर्भवती माताओं को टीका लग रहा है, पहला और दूसरा, और बच्चे लोग का लग रहा है। आयरन सिरप दे रहे हैं, टैबलेट भी दे रहे हैं, और पूरा जितना रूटीन है वो टीकाकरण हो रहा है। बताया गया है कि भारत सरकार के एनीमिया मुक्त भारत अभियान को आगामी 3 महीने तक कोरबा जिले में लगातार चलाया जाएगा। गाड़ी चलाते समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक अनूठा आइडिया तैयार किया है। छात्रों ने एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील कवर बनाया है जिससे गाड़ी चलाते समय यदि झपकी आ जाए तो यह डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और पहले अलार्म बजेगा, फिर भी चलती गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। भिलाई से संतोष रुंगटा ग्रुप इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने यह कमाल कर दिखाया है और इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। इस डिवाइस को ड्राइवर मॉनिटरिंग स्टीयरिंग कवर विद ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोल नाम दिया गया है। इस पर काम कर रहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के छात्रों ने बताया और कहा कि कुछ दिनों पूर्व एक सड़क हादसे में उनके एक साथी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। एक कवर बनाए हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं, रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमें नींद वगैरह आ जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हमने देखे हैं। तो उस चीज़ को कि एक्सीडेंट जब होते हैं तो क्या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, कि क्या चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने 2 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, एक जो आई ब्लिंक के ऊपर वर्क करती है और दूसरी जो प्रेशर के ऊपर वर्क करती है। जैसे नींद आ रहा है तो मतलब चीप प्राइस में उसका कुछ निकलना चाहिए सर। जैसे बहुत ही प्राइस वाले कार में तो होती है सर, लेकिन चीप कार्स में वो नहीं होती सर, तो हर कार में होना चाहिए सर। जैसे कि ऐसा क्यों नहीं कि एक्सीडेंट होने से पहले उसे रोका जाए, तो उसी वजह से ये आइडिया आया हमें। फिर उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, जिसमें हमारे टीचर्स ने भी हमें हेल्प किया। फिर जो आइडिया आया उसके ऊपर हमने ये बनाया सर। छात्रों को गाइड करने वाले प्रोफेसर रामकृष्ण राठौर ने बताया कि यह डिवाइस एक्सीडेंट को रोकने के लिए काम करेगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है, इसे ऑलरेडी पेटेंट की श्रेणी में रखा गया है, इसके मापदंडों को चेक करके। और इस पर्टिकुलर जो वर्क है जहाँ पर हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नींद आने की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण से ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं गाड़ियों में, उसे हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स के बाद एयर बैग्स क्यों यूज़ हों, जब अगर हम एक्सीडेंट्स को पहले ही रोक सकते हैं इस तरीके के कारणों को रोक करके। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग कवर स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है ये काफ़ी कारगर है और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। बताया गया है कि इस स्टीयरिंग व्हील कवर के अंदर सेंसर लगाए गए हैं। इसे किसी भी 4 पहिया वाले वाहनों में बिना कैपलर सिस्टम से लगाया जा सकता है और यह सीधे ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। जानकारी के मुताबिक संस्थान के विद्यार्थी जल्द ही इस प्रोजेक्ट को ऑटोमोबाइल कंपनियों से साझा करने के साथ साथ केंद्र सरकार के सामने प्रेजेंटेशन भी देंगी। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं पूसापति संजीवी कुमारस्वामी राजा और बाबू बनारसी दास के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी पूसापति संजीवी कुमारस्वामी राजा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1898 को तमिलनाडु के राजपालयम में हुआ था। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतिम मुख्यमंत्री और 26 जनवरी 1950 से 10 अप्रैल 1952 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पूसापति स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंचायत संगठनों, स्थानीय बोर्ड प्रशासन में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने राजपालयम यूनियन, पंचायत अदालत और रामनाथपुरम के जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक वर्षों में वो एनी बेसेंट और सत्यमूर्ति के जीवन और लेखन से बहुत प्रभावित रहे। 1919 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और बापू की सादगी से बेहद प्रभावित हुए। पूसापति को अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने पर 1932 में गिरफ्तार किया गया।
उन्हें 1939 में मद्रास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 को तमिलनाडु के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1954 से 1956 तक ओडिशा के राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। पूसापति का जीवन देश के लोगों के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा की मिसाल रहा। उन्होंने गांधी कलाई मंदिरम नामक सांस्कृतिक संस्था शुरू करने के लिए अपना घर दान कर दिया। 16 मार्च 1957 को पूसापति की मृत्यु हो गई। वे जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबू बनारसी दास को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। वो युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भाग लेने पर वे कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।